हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगले 1 घंटे तक मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो आज मैं बताऊंगा उसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसका परिचय दूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसका क्या काम है, वो कब स्थापित किया गया था, क्यों स्थापित किया गया था, उसका दूसरा पॉइंट कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, माने ढांचा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके हेड कौन हैं, मुखिया कौन हैं, और रिजर्व बैंक के फंक्शन क्या क्या हैं, क्या क्या काम है, वो क्या काम करती है हिंदुस्तान में। और इसके अलावा लास्ट में इवैल्यूएशन मतलब रिजर्व बैंक का मूल्यांकन कि पिछले करीब 90 साल के दरमियान उसने 85 साल के दरमियान उसने क्या क्या काम किए और उसका मूल्यांकन क्या है, क्या वो हिंदुस्तान की जनता के इच्छा आकांक्षाओं पर खड़ी उतरी या नहीं उतरी। तो इसके बारे में भी हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रिजर्व बैंक क्या है। रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है, माने भारत सरकार की केंद्रीय बैंक है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, माने ऐसी बॉडी, ऐसी संस्था जो रेगुलेट करने का माने नियमन करने का काम करती है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माने वित्त विभाग के अंदर काम करती है। इसका जो बेसिक काम है वो है इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो हमारे देश में अन्य जो बैंक हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक का है। और इसके अलावा यह हमारे देश के आर्थिक विकास में भी बहुत जबरदस्त भूमिका का निर्वाह करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर सबसे पहले कलकत्ता में रखा गया था, जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं, बाद में मुंबई किया गया। इसको 1 अप्रैल 1935 में इसको माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया और पिछले 86 वर्ष से ये काम कर रहा है। इसके जो वर्तमान जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, शक्तिकांत दास, जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे थे और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। इसका जो महत्व अभी जो मैंने आपको बताया कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन जो सिफारिश थी उसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान में स्थापित किया गया था। और जो इसमें जो शेयर कैपिटल लगाया गया था कुल 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे, जिसमें कि 2,22,000 रुपया सिर्फ भारत सरकार का था और शेष शेयर धारकों के थे। तो सिर्फ 5 करोड़ पेडअप कैपिटल के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 को। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो कुल 21 मेंबर हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे कहा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर आते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, 2 फिनांस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि रहते हैं, खास करके जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी वो इसके मेंबर होते हैं। 10
मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और इसके अलावा 4 डायरेक्टर भी उसमें शामिल रहते हैं। जो लोकल बोर्ड जो मुंबई, मतलब 4 लोकल बोर्ड हैं रिजर्व बैंक के, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली में, ये जो 4 डायरेक्टर हैं वो भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं। तो इस तरह से बोर्ड 21 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है जो रिजर्व बैंक को संचालित करने का काम करता है। रिजर्व बैंक आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी सदस्य है। हमारा जो रिजर्व बैंक है वो नोट्स, बैंक नोट्स इशू करने का उसको एकाधिकार प्राप्त है। केवल 1 रुपया का नोट और सिक्के जो क्वाइंस होते हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी बैंक नोट्स जारी करने का अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। सर 1 रुपये का 1 रुपया और सिक्के, जैसे कि रिजर्व बैंक को, सॉरी, भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है उनको सिक्का जारी करने 1000 डिनोमिनेशन के भी सिक्के जारी कर सकती है भारत सरकार, ये उनके पास में पावर है। सिक्के जारी करने और 1 रुपये में आपने देखा होगा कि जो फिनांस सेक्रेटरी होता है उसके दस्तखत होते हैं। गौर से देखिए, अगर 1 रुपया का नोट मिलेगा आपको तो उसमें आप देखेंगे कि फिनांस सेक्रेटरी जो तत्कालीन होता है उसके दस्तखत होते हैं। बाकी सारे जो नोट्स होते हैं, बैंक जो नोट्स होते हैं हमारे करेंसी, उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। फिनांस मिनिस्ट्री जो है केवल 1 रुपये का जो नोट जो जारी करता है, करेंसी जारी करता है, उस पर फिनांस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। बाकी जो 2 रुपये और उससे ऊपर के जितने भी करेंसी हैं हिंदुस्तान में, उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन सिक्का जो है, सिक्का जारी करने का काम जो है ना किसका है? वित्त विभाग का। और वित्त विभाग 1000 रुपये के डिनोमिनेशन तक सिक्के जारी कर सकती है। क्लियर है? रिजर्व बैंक के 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन हैं, मैंने प्रतिनिधि हैं। कहाँ कहाँ? जो मैंने अभी बताया आपको, नॉर्थ में नई दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में मतलब पूरब में कलकत्ता और पश्चिम में मुंबई। और ये जो प्रतिनिधि हैं वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक रीजन में 5 मेंबर नियुक्त किए जाते हैं 4 साल के लिए। रिजर्व बैंक का काम बैंकिंग प्रणाली के बारे में लोगों को शिक्षित करना भी है। और इसी के तहत में आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक के पास में 2 ट्रेनिंग कॉलेज है। एक रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई और दूसरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे। और इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास में 3 स्वायत्त संस्थान भी है। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से 4 जोनल ट्रेनिंग, इसके अतिरिक्त 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और नई दिल्ली में रिजर्व बैंक ने स्थापित किया हुआ है। मैंने ये कहा कि आरबीआई ने 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हुए हैं और जो आरबीआई के एम्प्लाई या बैंकिंग एम्प्लाइज को ट्रेनिंग देने का, उनको प्रशिक्षित देने का काम करती है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो
चेन्नई में है और दूसरा एग्रीकल्चर बैंकिंग से रिलेटेड जो कॉलेज है वो पुणे में है। इसके अलावा आरबीआई ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये भी संस्थान खोल रखे हैं और इन संस्थानों में बैंकिंग प्रणाली के बारे में वहाँ के कर्मचारियों को, जो बैंकिंग सेक्टर में जो कर्मचारी हैं, उनके स्किल अपग्रेडेशन का काम किया जाता है। और इसके अलावा देयर आर 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स एट दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली एंड मुंबई, सॉरी। बोर्ड ऑफ फिनेंशियल सुपरविजन, BFS, बोर्ड ऑफ फिनेंशियल सुपरविजन was established in 1994, 1994 to control the financial institutions, इसकी भी स्थापना की गई है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक का जो करेंसी छापने का जो कारखाना है वो अभी इंदौर से 50 किलोमीटर दूर देवास में है, नासिक में है, जहां पर विभिन्न डिनोमिनेशन के करेंसी छापे जाते हैं। अब दोस्तों, रिजर्व बैंक का फंक्शन क्या है, मैंने कार्य क्या है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब फंक्शन क्या है, तो 1 by 1 मैं फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। पहला जो पॉइंट है फंक्शन में वो ये है बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये सेंट्रल बैंक है और भारत सरकार के बैंकर, एजेंट और एडवाइजर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। रिजर्व बैंक और आरबीआई का काम है कि जो भी ऑब्लिगेशन है भारत सरकार के, तो भारत सरकार की तरफ से उस ऑब्लिगेशन को या गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना मतलब निष्पादन करना, ये उसका महत्वपूर्ण काम है। जितने भी भारत सरकार को विभिन्न सोर्सों से रिवेन्यू आते हैं और जो खर्च होते हैं उसका भी पूरा अकाउंट्स को हैंडल करना, और इसके अलावा जो भारत सरकार का जो पब्लिक डेट है, मतलब जो ऋण है, उसको भी मैनेजमेंट करने का काम आरबीआई का है। इसके अतिरिक्त आरबीआई भारत सरकार को 90 दिन के लिए किसी एडवांस भी देती है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो तत्काल जो है ना 90 दिन के लिए एडवांस देने का, अग्रिम भुगतान करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों का, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का
और नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज का सुपरविजन का काम करती है। इसके अतिरिक्त आरबीआई रेगुलेटर का भी काम करती है और जो ब्रॉड पैरामीटर्स है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और मॉनेटरी सर्कुलेशन को कंट्रोल का जिम्मा भी आरबीआई के पास में है, तो इसके बारे में भी हम आपको वो कौन कौन से उनके पास में एपरेटस हैं जिसका इस्तेमाल करके मॉनेटरी कंट्रोल करने का काम करती है, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई के द्वारा लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, उनमें बैंकिंग सिस्टम के प्रति आत्मविश्वास पैदा करने का काम आरबीआई का है। जैसे हर्षद मेहता का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, शेयर स्कैम, उसके बाद में पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है वो तहस नहस हो गई थी, बहुत सारे आम जनता के पैसे डूब गए। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने सामने आकर के बैंकिंग सिस्टम में जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस समाप्त हो गया था उसको पुनः बहाल करने का काम किया। और इसके अतिरिक्त आरबीआई ओम्बड्समैन का भी काम करती है। ओम्बड्समैन दोस्तों इसको आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो ओम्बड्समैन मतलब क्या होता है? प्रहरी का काम। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये वर्ड बहुत चलता है। तो ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंप्लेंट जनता के द्वारा दर्ज किए जाते हैं उस कंप्लेंट को, उस शिकायतों को निराकरण करने का काम भी आरबीआई का है। बहुत सारे जो स्मगलर हैं, बदमाश लोग हैं, वो फेक करेंसी जारी कर देते हैं जिससे कि मार्केट में उसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। उसी तरह से बहुत सारे भोले भाले लोगों का जो गाड़ी कमाई है उसको साइबर क्राइम के माध्यम से या दूसरे माध्यम से बदमाशों के द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये सारे जो कंप्लेंट हैं उस कंप्लेंट को रिड्रेसल का काम किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा। तीसरा काम क्या है? रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक या आर्थिक निपुणता या आर्थिक विकास के लिए या द्रुत गति से विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 भारत सरकार के द्वारा पास किया गया और इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक को पूरा ऑथोरिटी माना अधिकार पद प्रदान किए गए हैं और जिसके तहत में जो भी पेमेंट का मसला है, जैसे कि टू पेमेंट सिस्टम है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको नेफ्ट कहते हैं या आरटीजीएस है, तो इसका सेटलमेंट करने का काम रिजर्व बैंक का है। और अभी तो रिजर्व बैंक ने ये नियम बना दिया कि इस पर कोई पहले तो चार्ज लगता था, अब कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा उन्होंने ये भी नियम बना दिया कि अब 24 घंटे माने 24/7 लोग मनी का ट्रांसफर
कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के द्वारा भी की जा सकती है, कंपनी के द्वारा भी की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट जो काम है आरबीआई का, वो जो मैंने बताया आपको कि आरबीआई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर। और दूसरा डेट मैनेजर, जो मैंने आपको बताया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया कि एज ए बैंकर आरबीआई मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स, रिसीव्स पेमेंट इनटू एंड मेक पेमेंट्स आउट ऑफ these accounts. The RBI also helps the government of India to raise money from the public via issuing bonds and government approved securities. ये सभी काम जो है वो आरबीआई का है। एक और इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में, जो मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था आपको, कि 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर अभी हिंदुस्तान के पास है, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में है, जो पहले इतनी बड़ी राशि कभी नहीं थी। और वर्ल्ड में हिंदुस्तान का एज फार एज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज कंसर्न चौथा स्थान है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का काम, और इसके लिए भारत सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, इसके बारे में हम अलग से आपको क्लास लेंगे कि फेमा क्या होता है। तो इसके माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है, और इसका मकसद है कि जो विदेश से हमारा जो व्यापार है, और व्यापार के माध्यम से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और उस दरमियान जो हमें पेमेंट देने होते हैं, उस पर पूरी तरह से निगाह रिजर्व बैंक रखता है। और चूंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना आ गया है, पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है, तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, और 1991 के बाद में जब हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी अख्तियार किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जबरदस्त रूप से विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ है। और इस जो हमारा जो अभी पीरियड चल रहा है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा स्थान है। चाइना इस मामले में नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का नियमन करना, रेगुलेट करना, किस देश की करेंसी के साथ में हमारे देश की करेंसी का क्या रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, उसको भी निर्धारित करना, ये बेसिकली आरबीआई का काम है। दोस्तों लास्ट में हमने आपको एक और अन्य काम है जो मैंने पहले ही बता दिया था कि इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी के अलावा जैसे देखते हैं कि बहुत सारे नोट कट फट गए हैं या चलने लायक नहीं रह गए हैं, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक का है। ये काम किसी दूसरे का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको आईपीसी के अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हमारे इंडियन करेंसी को जलाने का या डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, तो उसके लिए
आईपीसी में बहुत सारी धाराएं बनी हुई हैं जिसके तहत में आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, केवल और केवल रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वो कटे फटे नोट को वापस ले ले, उसको डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है, नया करेंसी जारी करे और समय समय पर भारत सरकार के निर्देश भी प्राप्त होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा नोटबंदी के समय में 500, 1000 के नोट जो प्रचलन में थे 2016 में उसको नोटबंदी के तहत में खत्म कर दिया गया। सर्कुलेशन माने उसका जो लीगल टेंडर मैंने वैल्यू था उसको समाप्त कर दिया गया और लोगों को टाइम दे दिया गया कि अगर किसी के पास में 500 और 1000 के नोट हैं तो उन्हें वापस किया जाए। फिर रिजर्व बैंक ने नया डिनोमिनेशन 2000 का जारी किया जो आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों नोट्स को प्रिंटिंग करने के लिए, बैंक नोट करेंसी को प्रिंटिंग करने के लिए रिजर्व बैंक के पास में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसके बारे में अभी बता चुके हैं। एक का नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी तरह से अधिकारिता वाली कंपनी है और इसका 2 प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, एक नासिक में जो महाराष्ट्र में पड़ता है और दूसरा देवास में जो मध्य प्रदेश में इंदौर से 50 किलोमीटर दूर में पड़ता है। दूसरा एक और संस्था है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। यह RBI के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है, इसके स्वामित्व में है और इसके पास में मैसूर में और सलबानी वेस्ट बंगाल वहां पर प्रिंटिंग फैसिलिटी है। इसी तरह से सिक्कों के मिंटिंग के लिए, ढालने के लिए रिजर्व बैंक के पास में 4 मिंट के कारखाने हैं और वो कहाँ हैं? मुंबई, नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद फॉर क्वाइन प्रोडक्शन। तो सिक्कों के उत्पादन के लिए 4 जगह उनके कारखाने बने हुए हैं और वहीं पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां तक सिक्के के ढालने की बात है तो या 1 रुपये का नोट जारी करने का सवाल है तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का काम है, लेकिन जो बाकी जो नोट्स को इशू करने का काम है वो किसके पास में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक काम और भी है कि अगर कोई नकली सिक्का ढालता है या काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन करता है तो उसको भी पकड़ने का काम रिजर्व बैंक के पास में है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स या फेक करेंसी के प्रचलन को कम करने के लिए हमेशा करेंसी, विभिन्न डिनोमिनेशन के करेंसी में स्पेशल फीचर्स डालते रहता है ताकि जो स्मगलर हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो फेक करेंसी हिंदुस्तान में नहीं चलाएं और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं कर पाएं। एक और काम है रिजर्व बैंक का, वो क्या है? बैंकर्स बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन फिनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनके बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं और उस गाइडलाइंस को पालन करने की जिम्मेदारी इन सारे बैंकिंग संस्थान का है। तो इसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं आपको
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से मॉनेटरी, हिंदुस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, उसको किस तरह से नियमन या रेगुलेट करने का काम करती है, उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। उनके पास में कुछ खास वेपन है, हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक समय समय पर करती है। तो लास्ट में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक का काम जो फेक करेंसी है उसके डिटेक्शन का काम भी रिजर्व बैंक के पास में है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम भी रिजर्व बैंक करती है। इसके अतिरिक्त डेवलपमेंटल रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डेवलपमेंटल रोल, दोस्तों आजादी के बाद से हमारे योजनाकारों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति कैसे किया जाए, एक गरीब राष्ट्र को एक समृद्ध राष्ट्र में कैसे तब्दील किया जाए। राजनीतिक आजादी तो हमने 1947 में हासिल कर लिया, लेकिन हमने जो संविधान बनाया उसका मुख्य मकसद क्या था? टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया इन एडिशन टू द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और दोस्तों इसमें रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भागीदारी है, और रिजर्व बैंक ने विकासात्मक कार्य में जबरदस्त भूमिका निर्वाह किया है। पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स पर पहुंचाने में रिजर्व बैंक की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। साथ साथ आपने देखा होगा नाबार्ड, नेशनल बैंक, नाबार्ड NABARD, कोई बता सकता है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो 1982 में दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके स्थापना में भी रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी महती भूमिका है। और इस बैंक के द्वारा रूरल एरियाज में, जो देहाती क्षेत्र में है, वहाँ के किसानों, वहाँ के मजदूरों को सॉफ्ट लोन, मतलब सस्ते दर पर लोन को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन दे करके वहाँ की आर्थिक स्थिति को, वहाँ के लोगों, जो रहवासियों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने में, उनके ग्रोथ रेट को वृद्धि करने में, इन्हांस करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और इंपॉर्टेंट काम है रिजर्व बैंक का, और वो क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दोस्तों आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ने के दो कारण होते हैं। जो मेरा पहले का जो वीडियो है उसको आप इन्फ्लेशन इन इंडिया उसको जरूर पढ़ें। पहला होता है कि जब डिमांड और सप्लाई में जो गैप होता है उसके कारण से इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति जिसको हिंदी में कहते हैं। डिमांड और सप्लाई का गैप मतलब यह है कि मान लीजिए कि 20 आदमी को 40 किलो शक्कर की जरूरत है, लेकिन 40 किलो शक्कर नहीं है, मार्केट में मात्र 20 किलो है। तो व्हाट विल हैपन? शक्कर के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो 20% wants to purchase 40 kg of sugar। तो जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप होता है तो वहां पर इन्फ्लेशन होता है। लेकिन दूसरा कारण क्या है? जब मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मनी के सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण से मार्केट में मनी का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला जैसे देश में तो लोग थैले में रुपया भर करके ले जाते थे और उतना ही सामान उनको मार्केट से मिलता था। वो ऐसा सिचुएशन हो गया था वहाँ। अभी उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मनी सरकार ने या रिजर्व बैंक ने, जो उसकी जो आर्थिक ताकत है, जो रिसोर्स है, उससे ज़्यादा जो है ना उसने रुपये छाप लिए। प्रिंटिंग ऑफ
रुपीस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब 1000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट, 2000 के नोट छाप दिए जरूरत से ज्यादा, और उतना ज्यादा सामान या रिसोर्सेज हिंदुस्तान के मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि जब सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा रुपया का और सामान या गुड्स एंड सर्विसेज कम रहेंगे, तो दोनों में जो मिसमैच होगा उसके परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों किसका होता है? गरीब तबके को, जो हैंड टू माउथ जीते हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, जो रोज मजदूरी करते हैं और फिर शाम को उनका चूल्हा चलता है, जो हमेशा हिंदुस्तान में आप याद रखिए कभी भी 20% जो है ना जनता जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे। तो ऐसे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। उनका आर्थिक स्थिति पूरी, पहले तो एक तो वो मार्जिनल लेवल में तो रहते ही हैं, और जब महंगाई की मार ज्यादा होती है तो उससे उनका जो जीवन स्तर है वो पूरी तरह से बिखर जाता है। बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, भूख, बेरोजगारी, ये सारे जो है इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन के हैं। इसके बारे में हमारा वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों इसके अलावा आपने देखा होगा नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में स्थापित किया आरबीआई ने, और जिससे कि सस्ते और सुलभ मकान आम जनता को प्राप्त हो सके। तो इस तरह के बहुत सारे काम नेशनल आरबीआई के द्वारा किए गए हैं जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट या विकास में उनकी महती भूमिका है। अब दोस्तों रिजर्व बैंक का जो मुख्य काम है, जो मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी माने इन्फ्लेशन को रोकना, मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का काम वो कैसे करती है, जो उनके पास में कौन कौन से वेपन हैं। तो पहला रेपो रेट। अभी रेपो रेट का दर कितना है? 4%। 4%। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब यह होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। पहले 6-7% हुआ करता था। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ने 4% पर कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को ऋण दिया, तो पंजाब नेशनल बैंक 2% के मार्जिन से या 3% के मार्जिन से 7% के दर पर या 7.25% आपने देखा होगा अभी आपको हाउसिंग लोन दे देगा। माने कस्टमर को 7.25% पर लोन उपलब्ध होते हैं, माने सस्ते लोन मिलते हैं। जो जितना रेपो रेट कम होगा उतना ही सस्ते रेट पर कमर्शियल बैंक के द्वारा ग्राहकों को, कस्टमर को लोन दिया जाएगा। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई बैंक से रेट देता है। हाँ, यू आर राइट। जस्ट रेपो रेट का जस्ट उल्टा है। जब, और ये ऐसा क्यों करती है रिजर्व बैंक? जब देखती है रिजर्व बैंक कि मार्केट में रुपये जो है ना, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हर साल प्रोड्यूस होता है उससे मिसमैच हो रहा है और रुपये अपना वैल्यू खोती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक क्या करती है? वो ये करती है, रिवर्स रेपो रेट अप्लाई करती है। इसके पास ये वेपन है, और वो कहेगी कॉमर्शियल बैंक को, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आप अपना रुपया जो है ना हमारे पास भेजो और हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी वर्तमान में क्या है? 3.35। ये दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हर एक 3 महीने पर, 4 महीने पर
घोषणा किया जाता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कोई परमानेंट नहीं रहता है, ये याद रखिए। उस समय परिस्थिति काल के हिसाब से ये जो औजार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके तहत में वो मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करती है, तो ये काम किया जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या है, 3.35। मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखा कि बहुत ज्यादा इसके पास में लिक्विडिटी हो गई है, या मार्केट में रुपये का साख गिरता जा रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है, रिजर्व बैंक ने एसबीआई को या दूसरे बैंक को, कमर्शियल बैंक को, कि आप इतना पैसा रुपया हमारे पास रखिए। हम अब रुपया रखेगा तो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके माध्यम से बहुत सारे रुपए रिजर्व बैंक अपने पास बुला लेती है, और इससे मार्केट में फिर रुपए का जो चलन है वो कम हो जाता है, और फिर रुपया अपनी मजबूती मार्केट से प्राप्त कर लेती है। क्योंकि तब जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और जो रुपये का सर्कुलेशन, दोनों में मैचिंग होता है। जब मैचिंग होगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन इंडिया, रिजर्व बैंक अप्लाई द वेपन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों, एक और औजार हैं रिजर्व बैंक के पास में, वो क्या है, बैंक रेट। अभी जो दर है वो है 4.25%। ये बैंक रेट क्या होता है? ये बैंक रेट रिजर्व बैंक हमेशा इसको निर्धारित करने का काम करती है, और ये काफी लंबे समय के लिए बैंक रेट का निर्धारण होता है। तो अभी जो है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, दैट इज कॉल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, काफी दिनों के लिए, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। तो ये रिवर्स, आपको जो अभी रेपो रेट और जो बैंक रेट जो बता रहा हूं, तो उसमें यही डिफरेंस है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को रोकने के लिए होता है, और बैंक रेट क्या होता है, काफी लंबे दिनों के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। दोस्तों, इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये सब आपको याद रखना होगा। अभी इसका वर्तमान दर क्या है, CRR 4%। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूंगा, देखता हूं कितने लोग इसको हल कर पाते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा, जिसमें कि आंसर आपको खुद लिखने होंगे। तो CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? रिजर्व बैंक ने हर बैंक के लिए यह निर्धारित किया है कि आपका जितना लिक्विडिटी है, जो आप दूसरों को कर्जे देते हो, उसका 4% जो है आपको अपने बैंक में रखना होगा। कहां पर रखना होगा? RBI के पास में। जो आपके पास में लिक्विडिटी है और जो आप लोगों को लोन देते हो, उसका 4% जो है वो RBI के पास में रखना होगा। ऐसा दोस्तों क्यों किया गया है? बिकॉज ताकि कोई भी बैंक जो है वो बैंकरप्ट ना हो जाए, लिक्विडिटी क्रंच ना हो जाए उसके पास, सिक्योरिटी अमाउंट जैसे। यस, तो इसीलिए जो है ये कैश रिजर्व रेशियो का प्रावधान उन्होंने किया है। और वर्तमान में अभी जो रेट है, इसके भी रेट बदलते रहते हैं, तो वो है 4%। एक दोस्तों एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये याद रखिएगा आप लोग, जो भी यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए ये सब टर्म बहुत जरूरी है।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोलते हैं एसएलआर। दोस्तों अभी जो इसका रेट है वो कितना है? 18%, 18%। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक बैंक को जितना उसका टोटल जो कैपिटल है उसका 18% उसको अपने पास रखना है एज ए सिक्योरिटी। मतलब ये 18% वो किसी को पाउंड नहीं करेगा, किसी को लोन नहीं देगा। मान लीजिए उसके पास में 100 रुपये का पेड अप कैपिटल है तो मात्र वो 82 रुपये ही जो है बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से लेन देन का काम करेगा। 18 रुपये जो है वो हमेशा उसके पास में रहेंगे रिजर्व। दिस इज कॉल्ड और ये जो रुपये रहेंगे वो किसके पास रहेंगे? आरबीआई के पास। हालांकि उस बैंक में भी रह सकते हैं लेकिन वो टोटल उसका जो नियंत्रण करता है वो रहेगा आरबीआई। और ये इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड या सिक्योरिटीज इस रूप में भी रह सकते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए और ये सभी जो इंपॉर्टेंट जो टर्म हैं वो क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बैंक को बैंकरप्सी से रोकने के लिए, बैंक का सुचारू ढंग से संचालन के लिए और आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का डे टू डे संचालन करने के लिए। आप जानते होंगे कि आरबीआई का जो काम है ये काम और है कि अगर कोई बैंक, मान लो आप बैंक खोलना चाहते हो तो पहले आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई बैंक कहीं पर शाखा खोलना चाहता है, ब्रांच खोलना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे आरबीआई से अनुमति लेना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। एक टर्म और है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, सॉरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ इसको बोलते हैं और यह सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है कि इन केस ऑफ लिक्विडिटी क्रंच बाय द कॉमर्शियल बैंक, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास में लिक्विडिटी कमी हो गई है, इन दैट सिचुएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू देम। तो कम से कम 5 करोड़ और उससे ज़्यादा की रकम इस एलएएफ के तहत में रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान को प्रोवाइड करती है। दोस्तों एक और टर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट OMO, इसका माने क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द एक्टिविटी of buying and selling of government securities in open market to control the supply of money in banking system
When there is excess supply of money, central bank sells government securities, thereby sucking out excess liquidity. ये काम जो है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन का है, और इसका भी बेसिक काम क्या है कि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा रुपया या लिक्विडिटी जो फैल गया है, जिसके कारण से रुपया अपना साख गंवा रही है, तो मार्केट से रुपया को सक कर लेना, खींच लेने का काम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। और ये भी काम रिजर्व बैंक के द्वारा इस माध्यम से भी किए जाते हैं। एक टर्म और है दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। इसका क्या काम क्या है, ये भी आप याद रखिए। ये 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम क्या है कि 2.5%, 2.5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेट डिमांड वो बोरो कर सकते हैं। सारे जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लगभग 2.5% जो है, वो जो उनका जो पेड अप कैपिटल है उसका 2.5% जो है वो बोरो कर सकते हैं। कहां से? RBI से। और RBI receives application under this facility for a minimum amount of 10 million and in multiple of 10 million thereafter। तो ये काम भी जो है ना RBI जो है विभिन्न कॉमर्शियल बैंक को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे टिप्स आपको मैंने दिया, बहुत सारे जो काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि मूल्यांकन, ये मूल्यांकन में क्या आएगा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनको काम दिया गया, जो उनके कर्तव्य हैं, क्या उनको भली भांति पूरा किया? तो इसका उत्तर होगा कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। बीच में 60 और 70 के दशक में, खास करके 1962 की लड़ाई के बाद में, 1965 की लड़ाई के बाद में, और जब हमारे देश में फूड शॉर्टेज था, जब हमें डिफेंस इक्विपमेंट बाहर के देशों से खरीदना पड़ा, तो 70 और 80 के दशक में हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, और जिसके कारण से लोगों का जीवन दुर्भर होने लगता था। लेकिन आज की स्थिति में जब हम लोग अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं, बहुत सारे हमारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको कल बताया था, और महंगाई की भी दर भी जो है 4%, 5% से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 6%। तो रिजर्व बैंक जो है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को रोकने में सफल रहा है। लेकिन जो हमें ग्रोथ होना चाहिए था, जिस तरह से चाइना ने 1980 के बाद में 10% और उसके से ज़्यादा ग्रोथ रेट लगातार 40 साल तक किया, या 2015 तक, ऐसा ग्रोथ रेट, विकास दर हम अपने देश में नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या है? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर और भी है, वो भी है कि बैंकिंग सिस्टम का, जो बैंक, शेड्यूल बैंक के द्वारा या कमर्शियल बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, और जो विभिन्न तबके को जिस प्रकार से लोन प्रदान करना चाहिए था, जो इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसी कारण से हम देखते हैं कि कभी भी केवल 2008, 9, 10, 11, 12 को छोड़ करके बाकी समय हमारा ग्रोथ रेट कभी भी 8%, 9% नहीं रहा। हमारी इकोनॉमी 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो और अभी तो कोरोना की मार चल रही है,
लेकिन समग्र दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो रिजर्व बैंक का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय रहा है और अभी तक पिछले 70-80 साल के दरमियान रिजर्व बैंक ने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतर ढंग से निर्वाह किया है। हालांकि कुछ जो हमारे शत्रु देश हैं उनके द्वारा फेक करेंसी यहाँ के बाजार में डंप किए जाते हैं नेपाल के माध्यम से, फिर उसको सिक्योरिटी फीचर्स को, करेंसी को रिजर्व बैंक को बढ़ाना होता है। बहुत सारे लोगों के जो गाढ़ी कमाई है उसको साइबर क्राइम क्रिमिनल्स के द्वारा साइफन ऑफ कर लिए गए हैं। ये भी मुद्दा हमारे देश में अक्सर रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता के द्वारा 91-92 ईस्वी में शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त धांधली की गई और इसीलिए बाद में भारत सरकार को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करना पड़ा। इसके बारे में भी आपको एक दिन हम बताएंगे। तो आप कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने जो हमारे देश के जो विकास हैं और जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसको रोकने में बहुत ही कारगर भूमिका की निर्वाह किया है। ऐसा आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।